नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे स्कैम के बारे में जानेंगे कि जिस स्कैम की वजह से इंडियन बैंकिंग सिस्टम को लगभग 4000 करोड़ का नुकसान हुआ। इस स्कैम के बाद इंडिया का स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1992 के हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम की। 1992 वाला ये स्कैम आज तक के इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम था। बोला जाता है इस स्कैम की साइज लगभग 4000 करोड़ के आसपास थी और इस स्कैम से हर्षद मेहता ने खुद हजारों करोड़ कमाए थे। ये स्कैम इतना फेमस था कि इस स्कैम पे 2006 में गफला नाम की मूवी ऑलरेडी बन चुकी है और आने वाले दिनों में सोनी लाइव भी अपनी स्कैम 1992 ये सीरीज रिलीज करने वाले हैं और इसके साथ साथ अभिषेक बच्चन जी की भी बिग बुल नाम की एक मूवी आने वाली है। तो जैसे ही इन मूवीज़ के या सीरीज़ के ट्रेलर रिलीज हो जाते हैं उनकी लिंक मैं आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल माई इन्वेस्टर में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की रिगार्डिंग ऐसे यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं हर्षद मेहता कौन था। हर्षद मेहता मुंबई का एक जाना माना और अमीर स्टॉक ब्रोकर था। हर्षद का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उसके बाद उसकी स्कूलिंग छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उसके बाद अपनी बीकॉम की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए हर्षद मुंबई आया। 1976 में हर्षद ने लाला लाजपत राय कॉलेज से अपनी बीकॉम कंप्लीट की और उसके बाद हर्षद ने बहुत ही अलग अलग कंपनियों में जॉब किया। हर्षद की लाइफ में ट्विस्ट तब आया जब उसने द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में एज अ सेल्समैन की जॉब चालू की। इस दौरान उसे पता चला कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का बहुत पोटेंशियल है, तो उसने अपनी जॉब को छोड़ के बी अम्बालाल ब्रोकर को ज्वाइन किया। उसके बाद उसने JL शाह और नंदलाल सेठ के साथ भी काम किया। 1981 से 1984 तक हर्षद मेहता ने इन लोगों के पास काम करते करते अपने बहुत सारे कनेक्शन बढ़ाए और अपनी जान पहचान बढ़ाई। हर्षद ने मार्केट में अपना अच्छा खासा नाम भी बनाया और मार्केट के बारे में सब कुछ जाना। फिर 1984 में हर्षद ने BSE की मेंबरशिप लेके खुद ब्रोकर बन गया। अपने भाई के साथ मिलकर हर्षद ने ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की। अब अपने कंपनी को कुछ साल तक अच्छे से चलाने के बाद हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट और इंडियन बैंकिंग सिस्टम के वर्किंग को और इन सिस्टम की लूप होल को अच्छे से जान चुका था। हर्षद ने अपनी इस फ्रॉड में RF डील यानी कि रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया। बेसिकली गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट के खर्चे उठाने के लिए कुछ सिक्योरिटीज इशू करती है, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोला जाता है, यानी कि ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। RBI ने उस समय में सब बैंकों को इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना कंपलसरी किया था। कुछ समय के बाद बैंकों का जब ऑडिट होता था तब बैंक को अपने पास कुछ मिनिमम लिमिट में बॉन्ड्स रखना जरूरी था। अगर बैंक्स अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि बॉन्ड्स वगैरह नहीं रखती थी तो RBI उन्हें पेनल्टी लगाती थी। तो सारे बैंक्स को इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इतना हेवीली इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं था, तो बैंक्स ने इससे निपटने के लिए रेडी फॉरवर्ड डील का यूज किया, जिसमें कि क्या होता था कि जिन बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है या मिनिमम लिमिट से थोड़े कम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो बैंक जिन बैंक के पास एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़े रहते थे उनसे वो सिक्योरिटीज उधार लेते थे। तो यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटीज को लेने वाले बैंक को बोरोड बैंक बोलते हैं और सिक्योरिटीज को देने वाले बैंक को लेंडर बैंक बोलते हैं। तो इन सिक्योरिटीज के बदले बोरोड बैंक लेंडर्स बैंक को कुछ इंटरेस्ट रेट पे करती थी। इस डील से इन दोनों बैंकों को फायदा होता था। बोरोड बैंक को RBI की रेगुलेशन फॉलो करने के लिए सिक्योरिटीज मिल जाती थी और लेंडर बैंक को अपने एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज के बदले पैसे मिल जाते थे। और किन केस में इससे उल्टा भी हो जाता था। समझ लीजिए किसी बैंक के पास अगर एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज है और बैंक को अर्जेंटली पैसे की नीड है, तो बैंक क्या करती थी, दूसरे बैंक को अपनी सिक्योरिटीज उधार देती थी और उसके बदले उस बैंक से थोड़ा सा पैसा लेती थी और बाद में उस पैसे के काम होने के बाद या पैसे वापस आने के बाद वो पैसा रिटर्न करके फिर अपने सिक्योरिटीज वापस लेती थी। हम इसे अपनी डेली लाइफ से कंपेयर करें तो आप समझ सकते हो कि अगर हमें किसी भी समय अर्जेंटली पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, घर में जो एक्स्ट्रा ज्वेलरीज पड़ी रहती है उस ज्वेलर के पास जाके गिरवी रखते हैं और उसके बदले उससे पैसे लेते हैं। और जब हमारे पैसे का काम हो जाता है या हमारे पास फिर से पैसा आ जाता है तो हम वो पैसा उसे देकर, मतलब उस ज्वेलर को देके या कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट पे करके हमारी ज्वेलरी हम लोग वापस लेते हैं। तो सेम यही इस डील में होता था। मतलब कि कुछ बैंक
आरबीआई के रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए पैसे के बदले सिक्योरिटीज लेती थी और कुछ बैंक अपने एक्स्ट्रा पड़े सिक्योरिटीज के बदले पैसे लेती थी और इसे रेडी फॉरवर्ड डील बोलते हैं, जिससे कि दोनों बैंक्स का फायदा होता था। इन शॉर्ट रेडी फॉरवर्ड डील्स ए बैंक के लिए एक शॉर्ट टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि कोलैटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। अब ऐसे डील्स के लिए बैंक को हर्षद मेहता या उसके जैसे किसी भी ब्रोकर की जरूरत होती थी, क्योंकि इतने सारे बैंक्स में से किस बैंक को सिक्योरिटीज चाहिए और किस बैंक के पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज है जो उसे बेचने हैं ये पता नहीं होता था। तो इस जगह पे ब्रोकर्स बैंक के बीच मीडिएटर का काम करते थे, जिनका काम था जिन बैंक्स को अपने सिक्योरिटीज बेचने हैं उनके लिए बायर ढूंढना और जिन बैंक्स को सिक्योरिटीज खरीदने हैं उनके लिए सेलर ढूंढना। और हर्षद मेहता बैंक के बीच यही काम करता था। पहले से ही हर्षद को बैंकिंग सिस्टम का और रेडी फॉरवर्ड डील का पूरा नॉलेज था और इस सिस्टम में कौन से लूप होल है और उसे कैसे यूज करे, हर्षद मेहता को इसका नॉलेज पहले से ही था और इसका ही इस्तेमाल हर्षद ने यहाँ पे किया। हर्षद मेहता जिन बैंक को बॉन्ड्स चाहिए यानी कि बोरर्स बैंक को अप्रोच करता था कि वो उन्हें बॉन्ड्स ला के देगा, इन रिटर्न उन बैंक्स को हर्षद मेहता के नाम पे चेक इशू करने पड़ते थे, ना कि लेंडर बैंक के। और इस वजह से बोरोड बैंक को या लेंडर बैंक को पता नहीं चलता था कि वो बैंक किस बैंक के साथ डील कर रही है, क्योंकि मीडिएटर बन के बीच में हर्षद मेहता बोथ साइड से डील हैंडल करता था। बोरोड बैंक से चेक लेने के बाद हर्षद मेहता उस बैंक को बॉन्ड्स या सिक्योरिटी सप्लाई करने के लिए टाइम मांगता था। इसके बाद लेंडर्स बैंक को यानी कि जो बैंक्स अपनी एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज बेचना चाहती थी उन बैंक्स को अप्रोच करके हर्षद मेहता उनसे भी बॉन्ड्स ले लेता था और उन्हें प्रॉमिस करता था कि उन बॉन्ड्स के बदले वो उन्हें अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट दिलाएगा और इन बॉन्ड्स के बायर ढूंढने के लिए उनसे भी एक्स्ट्रा टाइम मांग लेता था। इस डील में रूल के हिसाब से बोरोड बैंक को डायरेक्टली लेंडर्स बैंक के नाम पे ही चेक इशू करना रहता था, पर यहाँ पे बोरोड बैंक हर्षद मेहता के नाम पे चेक इशू करती थी। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हर्षद मेहता उस टाइम का एक जाना माना और सक्सेसफुल ब्रोकर था जिसका मार्केट में अच्छा खासा नाम था और बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ पहचान थी। इस वजह से किसी भी बैंक को अर्जेंटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या पैसे की जरूरत पड़ी तो हर्षद उनके लिए ये अरेंज करवा देता था। इन शॉर्ट हर्षद मेहता एक रियल एस्टेट एजेंट के जैसे काम करता था जो बायर और सेलर को मिलाता है और बायर और सेलर इन दोनों लोगों को हर्षद मेहता जैसे मिडल मैन की या ब्रोकर की जरूरत थी। काफी टाइम तक एक काम अच्छे से चल रहा था और सब सिस्टम या रूल के अकॉर्डिंग ही हो रहा था और इन डील्स को करवा के हर्षद मेहता भी अपने सर्विस चार्ज से अच्छा पैसा कमा रहा था। पर कुछ दिनों के बाद हर्षद ने एक तरकीब लगाई। हर्षद बोरोड बैंक से जो एडवांस में पेमेंट लेता था वो हर्षद के नाम पे ही होता था। हर्षद इन पैसों को डायरेक्टली मार्केट में लगाने लगा। बैंक से लिया हुआ ये पैसा या ये चेक बहुत ही बड़े अमाउंट के थे, जिससे कि क्या हुआ, हर्षद जिन स्टॉक में पैसा लगाता था वो स्टॉक सडनली बढ़ जाते थे। अगर आप देखोगे तो अभी भी किसी छोटे स्टॉक में अगर किसी बड़े इन्वेस्टर में बड़े अमाउंट लगाई तो स्टॉक इजीली ऊपर या नीचे किया जा सकता है। इससे ही आप समझ सकते हो कि 1980s में और 90s में इंडिया के अंदर बहुत कम इन्वेस्टर थे, तो किसी भी स्टॉक के अंदर अच्छा खासा पैसा लगा के उसे इजीली मैनिपुलेट कर सकते थे। तो हर्षद मेहता ने यही किया। हर्षद इन डील्स में से पैसे स्टॉक मार्केट में लगाता चला गया, जिस वजह से बहुत सारी शेयर की प्राइसेस सडनली बढ़ने लगी। इस मोमेंटम को देख के बहुत सारी जनरल पब्लिक और बाकी के इन्वेस्टर भी अग्रेसिवली मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगे और इससे शेयर की प्राइसेस और भी इन्फ्लेट होने लगी। पर सोचने की बात यह है, अगर हर्षद मेहता बैंक से लिया हुआ पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगा रहा था तो हर्षद मेहता लेंडर्स बैंक को क्या दे रहा था? तो यहाँ पे हर्षद मेहता ने अपना शातिर दिमाग यूज किया, क्योंकि हर्षद मेहता का नाम मार्केट में पहले से ही बहुत अच्छा था और हर्षद मेहता एक या दो बैंक के लिए काम नहीं करता था। हर्षद मेहता के पास ऐसे बहुत सारे बैंक्स थे जिनके लिए हर्षद ब्रोकर का काम करता था। इस बीच ये पैसा वो स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ाने के लिए लगाता था। कुछ समय होने के बाद जब बैंक्स अपने पैसे और बॉन्ड्स वापस मांगते थे तब हर्षद क्या करता था, एक तो हर्षद अपने स्टॉक लिक्विडेट कर देता था, मतलब जो स्टॉक प्रॉफिट में है उन्हें बेच के एक तो उनका पैसा देता था, या ऐसे ही किसी दूसरी बैंक को ढूंढ के उनसे भी एडवांस पैसे लेके इन्हें पैसे या बॉन्ड्स वापस कर देता था। इस तरीके से हर्षद बैंकों के बीच पैसा और बॉन्ड्स अच्छे से सर्कुलेट कर रहा था, जिससे कि हर्षद के हाथ में हमेशा स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए अच्छा खासा पैसा रहता था। कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है और यही लालच हर्षद को भी ले डूबी। अब तक तो हर्षद
मनी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंकों के बीच सर्कुलेट करके स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ही रहा था। अब यहाँ पे हर्षद अपने फ्रॉड को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। ये सारी बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब एक्चुअल गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सचेंज नहीं करती थी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जगह पे बैंक रिसिप्ट को एक्सचेंज किया जाता था। लेंडर बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम के बैंक रिसिप्ट बोरोअर बैंक को देती थी। स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाने के चक्कर में हर्षद मेहता ने बैंक ऑफ कराड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक को फेक बैंक रिसिप्ट इशू करने के लिए कन्वेंस कर लिया, जबकि उन बैंक के पास कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं थी। मतलब हर्षद मेहता ये जो बैंक रिसिप्ट आगे देने वाला था उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी, वो एक्चुअल में 0 वैल्यू था। अब हर्षद मेहता फेक बैंक रिसिप्ट को इन बोरोड बैंक को देता था और उनसे जो पैसा आता था वो मार्केट में अग्रेसिवली लगाने लगा। और हर्षद मेहता के हेवी इन्वेस्टमेंट की वजह से उस टाइम सेंसेक्स 4 गुना बढ़ गया था और हर्षद मेहता का खुद का पोर्टफोलियो 10 गुना बढ़ गया था। हर्षद मेहता ने कुछ स्टॉक की वैल्यू जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दी थी। इसमें से सबसे फेमस एग्जांपल है एसीसी सीमेंट का। एसीसी सीमेंट की वैल्यू हर्षद मेहता ने 3 महीने के अंदर 200 से उठा के 9,000 पे पहुंचा दी थी। तो आप इसी एग्जांपल से समझ सकते हो कि हर्षद मेहता ने मार्केट को मैनिपुलेट करके कितने बड़े पैमाने पे पैसा कमाया था। हर्षद मेहता ने एसीसी सीमेंट के स्टॉक के साथ साथ रिलायंस, टाटा स्टील, बीपीएल, अपोलो टायर और ऐसे बहुत सारे स्टॉक के अंदर मैनिपुलेशन करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था। हर्षद ने इस फ्रॉड मेथड का यूज करके स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमाया, जिससे कि हर्षद मेहता को लोग स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहने लगे। हर्षद मेहता को बिग बुल भी कहा जाता है क्योंकि 1990 और 91 की बुल रन की शुरुआत हर्षद मेहता ने ही की थी। ये सब कुछ हर्षद मेहता बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा था और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहा था। पर हर्षद मेहता के शॉर्ट टाइम सक्सेस और लग्जरियस लाइफस्टाइल की वजह से टाइम्स ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल जर्नलिस्ट सुचिता दलाल का ध्यान इनके ऊपर आ गया और उन्होंने फिर हर्षद मेहता के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया। और जब सुचिता दलाल जी को हर्षद मेहता के इस फ्रॉड के बारे में पता चला तो उन्होंने 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया में हर्षद मेहता को एक्सपोज कर दिया और यहाँ से हर्षद मेहता का डाउनफॉल चालू हो गया। इसके बाद सारे बैंक के ऑफिसर अलर्ट हो गए और अपने बॉन्ड्स और पैसे हर्षद मेहता से वापस मांगने लगे। हर्षद मेहता अपने शेयर बेच के इन सब लोगों के पैसे वापस भी कर देता, पर जैसे ही हर्षद मेहता एक्सपोज हो गया या ये न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हो गई, उसी के बाद स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो गया और हर्षद मेहता लॉसेस में चला गया, जिस वजह से हर्षद मेहता बैंक के पैसे वापस नहीं कर सका। और इस वजह से इंडियन बैंकिंग सिस्टम को उस टाइम लगभग 4,000 करोड़ का लॉस हुआ। आफ्टर ऑल हर्षद मेहता ने जो बुल रन चलाया था या एक बबल क्रिएट हुआ था वो एक दिन बस्ट होना ही था। वो सुचिता दलाल जी की इस न्यूज की वजह से बस्ट हो गया और स्टॉक मार्केट सडनली क्रैश हो गया। हर्षद मेहता के एक्टिविटीज मार्केट में हद से ज्यादा बढ़ गई थी। बिना किसी फंडामेंटल के किसी भी कंपनी का शेयर अगर ऊपर जा रहा है तो एक ना एक दिन ऐसे किसी न्यूज की वजह से या किसी बबल बर्स्ट होने के बाद उस शेयर की प्राइस अपने ओरिजिनल प्राइस पे आ ही जाती है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक थे जिनमें हर्षद मेहता ने मैनिपुलेशन करके जिनकी प्राइस बहुत बढ़ाई थी। इस बबल के बर्स्ट होने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर को बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ। बहुत लोगों ने लोन लेके या अपने घर वगैरह गिरवी रख के स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाया था, तो इस वजह से बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। इनमें से कुछ लोगों ने तो लिटरली सुसाइड भी किया था। आपको अगर पता नहीं तो मैं बता दूं कि विजया बैंक के चेयरमैन ने, जिन्होंने हर्षद मेहता के नाम बड़े बड़े चेक इशू किए थे, उन्होंने भी इस स्कैम के एक्सपोज होने के बाद सुसाइड किया था। इसी बात से आप जान सकते हो कि लोगों को इस स्कैम की वजह से कितना नुकसान हुआ था। इसके बाद हर्षद मेहता को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। हर्षद मेहता की और उसके भाई की बेसिक की मेंबरशिप रद्द कर दी गई और उनके फैमिली को लाइफ टाइम के लिए स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया। अरेस्ट होने के बाद हर्षद मेहता को मुंबई के ठाणे जेल में रखा गया था। हर्षद मेहता पे उस टाइम 70 क्रिमिनल केसेस और 600 सिविल केसेस लगाए गए थे। एट द एज ऑफ 47 ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2001 लगभग 12:30 बजे हर्षद मेहता की चेस्ट में पेन होने लगा। फिर उसे ठाणे जेल से ठाणे सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और वहां पे भी हर्षद की मौत हो गई। आज भी हर्षद मेहता की मौत को लेके मार्केट में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर्षद मेहता की डेथ नेचुरल डेथ नहीं थी, हर्षद मेहता को जानबूझ के मारा गया था, क्योंकि ये जो फ्रॉड था वो हर्षद मेहता ने अकेले करना पॉसिबल नहीं था। इस फ्रॉड में बहुत सारे बड़े लोग, बैंक ऑफिशियल्स, एमएलएस, एमपीज और गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी। अगर हर्षद मेहता अपना मुंह खोल देता तो ये सारे लोग सलाखों के पीछे होते। तो ऐसा बोला जाता है कि इस वजह से हर्षद मेहता को जानबूझ के मारा गया था। ऑफिशियली ठाणे सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने हर्षद मेहता की मौत का कारण दिल की बीमारी बताया था। तो हम लोग इसी फैक्ट को पकड़ के चलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसा लगा
ये आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, केतन पारिक जो कि हर्षद मेहता की कंपनी में ही एज ए इंटर्न काम कर रहा था, उसने भी आगे जाके स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा स्कैम किया। उसकी रिगार्डिंग भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो आगे आने वाले दिनों में बनाएंगे, तो आप उस वीडियो को ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और हमारे बाकी के भी वीडियो जिनमें हमने स्टॉक मार्केट बेसिक्स, ऑल अबाउट आईपीओ, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जीरोधा या अपस्टॉक का यूज कैसे करते हैं, इनके रिगार्डिंग भी डिटेल्स वीडियो बनाए हुए हैं, जो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या चैनल पे जाके देख सकते हो। और अगर आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो अपस्टॉक की डिमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर डिमैट अकाउंट ओपन करते समय आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमें 9834426280 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। हमारी टीम आपको पूरी सहायता करेगी। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।